नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक अब आपके साथ जुड़ गया हूं। IBC 24 पर आप लगातार देख रहे हैं मोदी 3.0 का पहला बजट, पहली कसौटी, पहली चुनौती और अब की बार कर के नए रिजीम में एक बड़ा फेरबदल, बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। लेकिन इससे कितनी राहत है और इस नए रिजीम के साथ साथ इन्वेस्टमेंट करने वालों को अब किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, नए या पुराने रिजीम में से आप किसको चुनें, इन सब बातों पर अगले 1 घंटे तक हमारा फोकस होगा, ध्यान होगा। सबसे पहले आपको इस बजट को लेकर जो बड़े अपडेट्स हैं वो भी दे दें। दिल्ली से बड़ा अपडेट है, मोदी 3.0 का पहला बजट आ चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश कर दिया है। 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए यह पूर्णकालिक बजट है जो आ चुका है। वित्त मंत्री जी ने 7वीं बार, निर्मला सीतारमण जी ने 7वीं बार बजट पेश किया वित्त मंत्री के तौर पर। 4 करोड़ वेतनधारी लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। जो नया टैक्स रिजीम है उसे आप अच्छी तरह समझ लें। अब 3 लाख तक कोई कर नहीं होगा, जबकि 3 से 7 लाख की इनकम पर 5%, 7 से 10 लाख तक की इनकम पर 10% और 10 से 12 लाख तक की कमाई पर 15% तक का टैक्स लगेगा और 15 लाख से अधिक आय पर 20% का कर आपको देना होगा। तो नए टैक्स रिजीम में परिवर्तन हुआ है। इसके अलावा इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी मिलनी शुरू हो चुकी। और इस वक्त हमारे साथ में एक्सपर्ट पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। पहले भी आपने कई एक्सपर्ट को सुना। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अभिषेक साहू जी, बाजार के एक्सपर्ट हैं, रायपुर स्टूडियो में आ गए। नमस्कार अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ में दीपक अग्रवाल साहब, सचिव हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स के, वो भी जुड़ गए हैं। नमस्कार दीपक जी, स्वागत करते हैं आपका। हर्षवर्धन जी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो हमारे साथ में जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है सबसे पहले। और हमारे साथ एक और मेहमान यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, आपका भी। डॉक्टर सत्य प्रकाश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम। लेकिन सबसे पहले मैं हर्षवर्धन जी के पास में आपको लिए चलूँगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं। हर्षवर्धन जी, सबसे बड़ी बात ये कि नए और पुराने टैक्स रिजीम में कई सारे लोग जो अब तक पुराना रिजीम इस्तेमाल किया कर रहे थे या उसके अनुसार टैक्स का भुगतान कर रहे थे, अब नई स्लैब जिनकी उम्मीद थी कि अब की बार उसमें कुछ परिवर्तन होगा, नए रिजीम में परिवर्तन है, इसको आप कैसे देखते हैं, इसे आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? नमस्ते जी। सबसे पहले तो जो सरकार है वो चाह रही है, वो अपने टैक्स दरों के माध्यम से जो हमें सुविधाएं दे रही हैं उसके माध्यम से ये बताना चाह रही है कि हम में से सभी लोगों को नए टैक्स जो रिजीम है उसकी तरफ मूव करना चाहिए। ये सरकार का एक बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि एक हिंट्स हैं जो हमें पिकअप करने चाहिए। रही बात की जो सुविधाएं, जो कटौती हमें टैक्स में दी गई है, तो जैसे मैं पिछली बार से अगर कंपेयर करूं तो 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लग रहा था, जिसको 3 लाख तक अभी भी हम पर कोई टैक्स निरूपित नहीं किया गया है। पिछली बार 3 से 6 लाख तक 5% का टैक्स दर था, उस पर 1 लाख रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। 3 से 7 लाख रुपए तक अब एडिशनल 1 लाख रुपए जो है उस पर आपको 5% का ही टैक्स दर देना पड़ेगा। इससे सीधा सीधा फ़ायदा जो लोअर इनकम ग्रुप और लोअर मिडिल क्लास ग्रुप होता है, उन्हें 1 लाख रुपए जो एडिशन है उस पर बेनिफिट मिल रहा है। साथ ही पिछली बार 6 से 9 लाख रुपए तक हमें 10% का जो टैक्स दर था वो निरूपित किया गया था। इस बार वो भी बढ़ाकर 7 से 10 लाख रुपए कर दिया गया है, मतलब यहाँ भी 1 लाख रुपए इसमें भी बढ़ोतरी कर दी गई है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे ऊपर जो टैक्स का दर है और जो टैक्स जितने रुपए पर लेवी होता है उस पर हमें छूट दी गई है। और इसके बाद भी अगर हम बात करें, जैसे कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा, 17,500 रुपये की एडिशनल सेविंग्स हमें सरकार द्वारा दी गई है इन टैक्स दरों में चेंज करने के साथ में। और साथ ही जो स्टैंडर्ड डिडक्शन हुआ करता था जो कि 50,000 रुपये था, उसे भी बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है, यानी कि 25,000 रुपये का एडिशनल बेनिफिट सरकार ने हमें देने के लिए प्रयास किया है। अब ये ज़रूरी हो जाता है मिडिल क्लास और जो एम्प्लॉयड ग्रुप है उन लोगों के लिए।
साथ ही अलग अलग टैक्स, अलग अलग चीज़ों पे टैक्स जो कि डेली कंज्यूमेबल्स रहते हैं, जैसे फ़ोन, चार्जर, इन सब चीज़ों के ऊपर भी टैक्स की दरों को कम कर दिया गया है। तो ओवरऑल जो मिडिल क्लास की जो हमारी सारे के सारे लोग हैं, उन्हें बेनिफिट देने का प्रयास कर रही है सरकार यहाँ पर। हर बार हर्षवर्धन जी हम लोग यही समझना चाह रहे थे कि दरअसल मिडिल क्लास को क्या मिलता है, और अब की बार जैसा आपने कहा कि सरकार की मंशा इसमें दिखती है कि जो मिडिल क्लास है उसको लाभ दिया जाए, कुछ नौकरी जो लोग ज्वाइन करते हैं जिनका कम सैलरी स्ट्रक्चर होता है उनको लेकर कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं, लेकिन इसका असर हमने मार्केट में शुरुआती देखा, फिर इसको थोड़ा रिकवर होते हुए भी देखा। हमारे साथ में यहाँ सत्यवर्धन जी मौजूद हैं जो कि इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं। इंडस्ट्री को काफ़ी उम्मीदें रही हैं और जैसा कल भी कहा गया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2047 के ऊपर ध्यान होगा, इस लिहाज से आपको ये बजट किस दिशा में ले जाता दिख रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। विकसित भारत जो 2047 की बात हो रही है वो एक विज़न है। उस विज़न का पहला कदम जो है वो हमारा ये 2024 का बजट है। इसके अंदर इंडस्ट्री के अंदर स्पेसिफिक जाए तो इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी सपोर्ट की बात करते हैं, वो हो गया। एग्रीकल्चर के अंदर भी टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्लस एग्रीकल्चर के अंदर जो ट्रेडिशनल पैटर्न था उसको भी कैसे अपलिफ्ट करें, इस पे बात हो रही है। लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात अगर करें तो एक पैमाना है कि कैसे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, देन क्वालिटी लाइफ की बात करें, फाइनेंशियल सपोर्ट वीकर सेक्शन को क्या कैसे कर रहे हैं उसकी बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, इन सब में ये बजट सपोर्टिव है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बजट बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड बजट है और ये बेस लाइन है विकासशील से विकसित भारत की ओर जाने के लिए। और ओवरऑल जैसे हम बात करें ना इंडस्ट्री, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट की बात करूं तो इंडस्ट्री के अंदर एक मूवमेंट आ रहा है कि सेविंग्स से अब लोग इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा है तो मतलब वो या तो आप जमीन खरीदो या सोना खरीदो या शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। तो मूवमेंट काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। अभी फिलहाल देखें तो 15 से 16 करोड़ डीमैट अकाउंट है जिस पे लोग शेयर पर ट्रेडिंग कर रहे हैं और ये इसका जो वृद्धि दर है वो 12% के आसपास से ग्रो कर रहा है। मतलब मान के चलिए कि हमारा जो मार्केट है, जो पूंजी मार्केट है, वो बहुत बढ़िया डेवलप होने वाला है और इकोनॉमी जो है बहुत सपोर्टिव है। वर्ल्ड का सेकेंड सबसे बड़ा मार्केट है हमारा इंडिया, तो इसके अंदर जब मार्केट सेकंड सबसे बड़ा है तो इसके अंदर डिमांड सप्लाई को जो हम वर्कआउट अगर करते हुए चलेंगे तो एक बहुत बढ़िया इकोनॉमिक इकोलॉजी। तो इन्वेस्टमेंट में तिवारी जी आपको क्या लगता है किस तरीके से अब की बार इसको इम्प्रूव करने का चांस है? क्योंकि हमने देखा जो लोग, आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि अभी पिछले कुछ दिनों से सिर्फ जमा करके रखना नहीं चाहते लोग, उसे बाजार में उतारते हैं किसी भी फॉर्मेट में, सोने में, चांदी में, रियल एस्टेट में, या फिर आजकल सबसे जो आकर्षक तरीका है वो लोग बाग SIP करते हैं या डायरेक्ट मार्केट में निवेश करते हैं। उनको टैक्स में कितनी छूट मिल रही है, उनको कितना लाभ मिल रहा है, इन सब चीज़ों पर वो बजट को लेकर कसते हैं। आपके मुताबिक पहले से स्थितियां कैसी जा रही हैं? थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, थोड़ा जेब में पैसा आएगा, या फिर उतना टैक्स में जाता दिख रहा है? देखिए, अगर हम बात करें एक टैक्स सिस्टम की बात करें, पूरा का पूरा टैक्स सिस्टम की बात करें, सेविंग्स की बात करें, इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, तो तीनों को सिंक्रोनाइज करके हमको चलना पड़ेगा। टैक्स स्लैब जो है वो 10% का वो 12.5% कर दिया गया कैपिटल गेन के अंदर जो किया गया है। ठीक है, चलेगा। मार्केट अच्छे से ग्रो कर रहा है, ठीक है, मार्केट ग्रो कर रहा है। और अभी जो बजट देखे इसमें कुछ सेक्टर्स है जिसके अंदर लोग इन्वेस्ट बहुत अच्छे से कर सकते हैं, वो सेक्टर भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है मार्केट को लेकर, लोगों का माइंडसेट सेविंग से इन्वेस्टमेंट्स की तरफ मूव कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। और छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस, उतार चढ़ाव हैं, उसको भी लोग सहने के लिए तैयार हैं और ग्रो करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ में यहाँ अभिषेक जी भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आप काफ़ी यंग हैं और यंग एज में लोग बाजार में निवेश करने की तरफ जिस तरीके से आकर्षित हुए हैं, इस लिहाज से आपको क्या लग रहा है इस बजट में क्या सबसे बड़े टेकअवेज आपने निकाले? देखिए, बजट से पहले हमको ये भी देखना होगा कि पिछले एक साल में क्या क्या हुआ है। आप अगर पिछले कुछ क्वार्टर्स को देखेंगे तो सेबी का अप्रोच हमेशा ये रहा है कि वो जो स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग है या फिर जो FNO जो ज़्यादा लॉस जिसमें ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, उसको हमेशा सेबी ने डिस्करेज किया है और एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को एनकरेज किया है। और ये बजट भी उसी लाइन पे कहीं ना कहीं बनाया गया है, एक काफ़ी बैलेंस्ड अप्रोच, जैसे तिवारी जी बोल रहे थे। तो मेरा या फिर हमारा टेक अवे यही रहेगा कि आप इसको अगर आप इसको एज अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यूज़ करना चाहते हैं तो ये बजट आपके लिए नहीं है। और उसी रीज़न से आज आप मार्केट का फ्लक्चुएशन देख सकते हैं कि मार्केट गिरा था क्योंकि टैक्सेस में जो इम्पैक्ट आया है।
लेकिन अगर आप इसको एज ए लॉन्ग टर्म, फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखना चाह रहे हैं, तो आप धीरे धीरे इन स्टैगर्ड मैनर थोड़ा कैश में रख के, अभी 20-30% आप रिजर्व कैश में रख के बाकी बैलेंस को धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे इस वक्त ना दो सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। एक तो विजेंद्र पांडे को मैं जुड़ा हुआ देख रहा हूं, पहले मैं आपको सीधे उन्हीं के पास लिए चलता हूं। विजेंद्र, आपके पास आ रहे हैं। बिल्कुल पुनीत, निर्मला सीतारमण ने जो अपना बजट पेश किया है, 7वीं बार मौका मिला, देश की पहली ऐसी वित्त मंत्री हैं जिन्होंने सर्वाधिक बार आम बजट देश के लिए पेश किया। लेकिन क्या वो उन चुनौतियों से वो पार पा पाई हैं? जो एक्सपेक्टेशन व्यापार जगत को, उद्योग जगत को थे, उस पर कितना ये खरा उतरा हुआ है आम बजट देश का, जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। इस वक्त मैं जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के दफ्तर में मौजूद हूँ और आप देखेंगे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम पदाधिकारी हैं यहाँ पर, टैक्सेशन एक्सपर्ट्स भी हैं, उद्योगपति भी हैं, व्यापारी कारोबारी भी हैं। सबसे पहले प्रेम दुबे जी से मैं बात करता हूं, जो कि चेयरमैन हैं। इस बजट को किस तरह से आंक रहे हैं प्रेम जी आप? देखिए, ये बजट, जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि ये बजट हमारे देश के लिए मिला जुला बजट हम व्यापारी वर्ग मानते हैं। मिला जुला इस मतलब से कहते हैं कि बहुत सारी टैक्स के रिफॉर्म के लिए सरकार ने आश्वासन दिया कि अगले 6 महीने के अंदर वो टैक्स पे रिफॉर्म करेंगे। इनकम टैक्स की कुछ छूट भी आम जनता के लिए बढ़ाई है। हाउसिंग सेक्टर के लिए भी कुछ अच्छा काम किया है सरकार ने। वहीं दूसरी ओर हम लोगों को थोड़ा निराशा है कि छोटे उद्योगपतियों के लिए सरकार को, जैसे कि बड़े उद्योगपतियों के लिए PIL स्कीम लाई गवर्नमेंट ने और लाखों करोड़ रुपए उनको छूट दी जा रही है, उसी तरह की कोई छोटी छूट छोटे उद्योगपतियों और व्यापारियों को मिलना था, जो कि हमारे लिए नहीं मिलने से एक निराशा उद्योगपतियों छोटे व्यापारियों को है। जी, इधर जो बड़े ऐलान हम देख रहे हैं कि बिहार के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए, कुछ उड़ीसा के लिए भी किए गए, मध्य प्रदेश में या महाकौशल अंचल को लेकर क्या उम्मीद थी, उस मुताबिक क्या कहेंगे? वो जो घोषणाएं की गई हैं, शायद वो चुनाव की अनिवार्यता और लोकसभा की अनिवार्यता के कारण ऐसा किया गया होगा। कंपनसेशन उनके ऊपर ऐसी उनकी कुछ मजबूरी भी सरकार की हो सकती है कि वो उन स्टेटों पर ध्यान दें। मगर मध्य प्रदेश का जहाँ तक बात है, बजट पूरे देश का है और हम लोग जो भी विचार कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि देश के अंदर हालत क्या है। आर्थिक हालत देश में छोटा व्यापारी और उद्योगपति की बहुत खराब है और सरकार को उसके ऊपर सोचना चाहिए। अभी देश के अंदर जैसे आज स्वास्थ्य के लिए तमाम तरह की आप योजनाएं देश के अंदर लाए हैं आपने, मगर आज छोटा व्यापारी और उद्योगपति के पास स्वास्थ्य के लिए कोई भी ऐसी योजना गवर्नमेंट की नहीं है जो कि उनके ऊपर सरकार को दे। तो इस तरह निराशा उन बातों। अनिल अग्रवाल जी से भी मैं जानता हूँ, टैक्सेशन भी समझते हैं, आर्थिक मामले भी आप समझते हैं, जो प्रोविजंस हैं उसको किस तरह से आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट के तौर पर आंक रहे हैं? देखिए, एक जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ इस बजट में अनाउंसमेंट है, जो लॉन्ग टाइम अवेटेड था, वो टैक्स रिफॉर्म का लेके है। वित्त मंत्री का कहना है कि इनकम टैक्स में TDS को लेके, टैक्सेशन स्ट्रक्चर को लेके इतने ज़्यादा डिस्प्यूट्स हो रहे हैं कि इसका सरलीकरण बहुत ज़रूरी है और ये सरलीकरण की मांग वर्षों से थी। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 6 महीने में हम कस्टम एक्ट, एक्साइज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट सभी का रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद इनके सरलीकरण का जो प्रोसेस होगा, और उसी दिशा में आप देखिए कि जो 10 साल पुरानी डिमांड है उसको ख़त्म करके किया है कि अब 5 साल से ऊपर की कोई डिमांड हम नहीं लेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने टैक्सेशन स्ट्रक्चर है, TDS के जो प्रोविज़न थे जिसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती थी उसको हटा दिया है। तो कहने का मतलब है कि सरकार जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स किए हैं वो एक मेजर है। हाँ, मध्यम वर्ग को स्वास्थ्य और शिक्षा स्तर पे छूट चाहिए थी, उसके जेब में कुछ पैसे चाहिए थे ताकि महंगाई से निपट सके, लेकिन हाँ, वो नदारत है इस बजट में, कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग को टैक्स छूट के मामले में निराश किया है। जी, और उद्योग जगत क्या सोचता है? पंकज माहेश्वरी जी हैं, उद्योगपति इस बजट को किस तरह से ले रहे हैं? इंटर्नशिप एक स्कीम भी का ऐलान किया है वित्त मंत्री। बिल्कुल, इंटर्नशिप में 500 BSE लिस्टेड कंपनी में यंग जो बच्चे हैं उनको लगा देने के लिए कंपलसरी कर दी गया है। इससे लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि टैलेंट जो है इंडस्ट्रीज़ को मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस के लिए कई सारी 3 डिफरेंट स्कीम्स वित्त मंत्री जी ने बताई हैं, जिसकी डिटेल्स पढ़ने में समझ में आएगा। बट डेफिनेटली प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन सरकार कुछ हद तक देंगी, कुछ 1 मंथ की सैलरी की भी स्कीम दी है। तो इससे न्यू टैलेंट, न्यू बच्चों को एब्जॉर्ब करने में इंडस्ट्रीज़ को सहूलियत मिलेगी।
इंडस्ट्रीज के लिए एक बेनिफिट और है कि कंपनीज में इनने जो इनकम टैक्स के लॉन्ग टर्म इश्यूज चल रहे हैं, कई सारे केसेस चल रहे हैं, उसको फिनिश ऑफ करने के लिए कई सारे स्कीम्स हैं। एक विश्वास से स्कीम भी लॉन्च करने का 2024 का उन्हें इंट्रोड्यूस किया है, इसके डिटेल्स अवेटेड हैं। तो आई एम श्योर उससे भी जितने ये टैक्सेशंस के लॉस के डिफरेंट केसेस चल रहे हैं उसको ख़त्म करने में सहूलियत मिलनी चाहिए। गोल्ड के व्यापारी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, क्योंकि आज ऐलान किया है स्टाम्प ड्यूटी में 6% की छूट भी है। तो व्यापार जगत को, खासतौर पर जो सोने के व्यापार से जुड़े हुए ज्वेलर्स हैं, आप लोगों को किस तरह की राहत दिख रही है? करीब करीब आधे कस्टम ड्यूटी आधी कर दी गई है, जिससे सोना एक तो मध्यम वर्ग की पहुंच से जो बाहर हो रहा था भाव बढ़ने के कारण, वो उससे बहुत बड़ी राहत मिली है। दूसरा, व्यापार में उछाल आएगा। चलिए ठीक है, आपने सभी सेक्टर से विजेंद्र बात करने का प्रयास किया, लेकिन हमारे सभी सहयोगी अलग अलग एक्सपर्ट के साथ में जुड़े हुए हैं। मैं थोड़ी देर बाद फिर आपके पास आने का प्रयास करता हूं। इस वक्त निहारिका शर्मा के पास चलूंगा, इंदौर। निहारिका, IBC 24 ने आकलन किया कि एक तरह से ये पिज्जा बजट है। ये एक ऐसा बजट है जिसमें छोटे छोटे पार्ट सबको मिले हैं, लेकिन क्या इतने छोटे छोटे पार्ट से वो उम्मीदें पूरी हो पाई हैं? वो नरिशमेंट पूरा हो पाया जो इंडस्ट्री चाहती थी, युवा रोजगार के तौर पर चाहते थे, टैक्स बेनिफिट के तौर के ऊपर एक आम व्यक्ति चाहता था? ये एक बड़ा सवाल है। तो ये IBC 24 का आकलन है कि एक सॉर्ट ऑफ पिज्जा बजट है, 3.0 बजट जो मोदी सरकार का है। तो इसके सारे एस्पेक्ट के ऊपर बात कीजिएगा, लेकिन थोड़ा शीघ्रता से बात कीजिएगा। निहारिका, देखिए, इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सोना चांदी मार्केट में मौजूद हूँ। इंदौर का जो सराफा मार्केट है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मार्केट है। इस वक्त हमारे साथ सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष भी मौजूद है। अनिल जी, आपसे जानेंगे, जो बजट आज पेश हुआ है इसमें सोना चांदी प्लैटिनम सभी के जो ड्यूटी है उसे कम के साथ ही में देश भर में एक जैसा भाव रखने की बात हुई है। क्या कुछ पूरी बात है, हमारे दर्शक समझना चाहेंगे? देखिए, वित्त मंत्री ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया। इसमें तस्करी पर पूरी तरह रोक लगेगी, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, ग्राहकों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, ग्राहकों को सोना सस्ता मिलेगा। इस कदम से निश्चित रूप से बाजार में एक अच्छी हलचल है। सोने के भाव में लगभग 5 से 7% की गिरावट देखी जा रही है सोने चांदी में। तो जहां पर 15% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी उसको घटाकर इन्होंने 9% घटा के 6% पे लिया है। तो एक बहुत ही अच्छा कदम है और हम व्यापारी एसोसिएशन इसका पूर्ण रूप से स्वागत करते हैं। जी चलिए, व्यापारी एसोसिएशन स्वागत करता है। अजय जी, कितने समय से इसका इंतजार था? क्या ग्राहक के बाद व्यापारी जो है वो भी खुश है इसको लेकर? निश्चित रूप से खुश होंगे। ग्राहक तो खुश होगा कि भाई उसको जब ज्वेलरी खरीदना है और उसको सस्ती में मिलेगी, तो ग्राहक तो यहाँ की जनता है, हिंदुस्तान की ग्राहक है, वो तो खुश होंगे। व्यापारी बहुत दिन से चाहता था। हमारा क्या होता है कि जो इन्वेस्टर हैगा वो जो भाव कम होते हैंगे, एक ड्यूटी कम होगी तो भाव कम होंगे, भाव कम होंगे तो इन्वेस्टर आता है। यूज़र आदमी को किसी भी भाव में आप गोल्ड लेना ही हैगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इन्वेस्टर आदमी को जब भी भाव कम होता है वो देखता है कि मेरे को मुनाफा कहाँ से होगा। भाव कम होगा तो ड्यूटी कम होगी तो निश्चित इससे व्यापार बढ़ेगा ही और ग्राहकों का ही फायदा। और हम तो लगातार मांग कर रहे थे सरकार से, ये मान के चलिए कि पूरे हमारे जो सराफा एसोसिएशन है पूरे हिंदुस्तान का ये डिमांड कर रहा था कि ड्यूटी कम की जाए, ड्यूटी कम की जाए। लगातार 3-4 साल से हम लगातार प्रयासरत थे। तो कहीं ना कहीं हमारी जो है सराफा एसोसिएशन की मांग जो है उनके कानों तक पहुंची और उन्होंने निर्णय लिया है, स्वागत योग्य निर्णय है। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि ड्यूटी जरूर कम हो जाती है लेकिन GST बढ़ा दिया जाता है, तो आखिरकार वही पलट कर बाजी आ जाती है। इस बार क्या सोचते हैं? नहीं, वैसे बजट अब चल ही रहा है और ख़त्म भी हो गया, तो GST बढ़ाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि बजट पूर्ण हो चुका है। तो GST तो वही जो 3% है वही रहेगी, मगर ड्यूटी ज़रूर कम कर दी है तो उससे जो 9% का जो फ़ायदा ग्राहकों को भी मिलेगा और व्यापारियों को मिलेगा। जो ये ऐसे टाइम पे करी गई है जब सोने में खूब ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा था। मतलब ये जनता की विशेष मांग थी। हिंदुस्तान की जनता सोने का प्रेमी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट हमारे यहाँ गोल्ड होता है। इस व्यापार को देखते हुए उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। चलिए ठीक है, सब इस कदम का स्वागत कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से गोल्ड मार्केट की सोना मार्केट की एक जो मांग थी कि आप इसके ऊपर ड्यूटी को कम करें ताकि इसका असर मार्केट में एक उत्साह के तौर पर दिखाई पड़े। जैसा आप बता रही हैं निहारिका कि सबसे बड़े मार्केट में आप मौजूद हैं मध्य प्रदेश के, और वहां से एक बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस हमको देखने को मिल रहा है। इसी तरह का रिस्पांस विजेंद्र ने भी हमको दिखाया। लेकिन फिलहाल भोपाल चलते हैं, हमारे सहयोगी दुष्यंत पाराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। दुष्यंत, आपके साथ भी कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हैं, रिएक्शंस लीजिए। क्या बड़े पॉइंट्स हैं जो लोगों को लगता है कि निवेश के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बेहतर एक माहौल बना रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए पुनीत, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में हम खड़े हैं। युवाओं को किस तरीके से इस बजट में राहत मिली और आखिर उनकी क्या उम्मीदें थी, इसको लेकर भी हम उनसे चर्चा करेंगे। युवा हैं, स्टूडेंट्स हमारे साथ में हैं, युवाओं से बात कर लेते हैं। बजट केंद्र सरकार की तीसरी टर्म का बजट आया है, पहला बजट है। हर एक वर्ग को राहत देने का काम यहाँ पर सरकार ने किया है। एज अ युवा, एज अ स्टूडेंट, आप क्या मानते हैं, क्योंकि इंटर्नशिप का भी यहाँ पर इंटर्नशिप के माध्यम से नौकरी भी यहाँ पर स्टूडेंट्स को मिल पाएगी और लोन के लिए भी यहाँ पर अप्लाई जब करेंगे तो आपको थोड़ी देर के लिए मैं रोकना चाहूंगा। इस वक्त ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। आजकल एग्रोकेमिकल के कारण कैंसर्स बहुत तेजी से फैल रहे हैं, उसको फोकस करते हुए इस बजट में विशेष ध्यान नेचुरल फार्मिंग पे देने की बात कही गई है और एक आने वाले दिनों में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग से जोड़ने का संकल्प इसमें जताया गया है। युवा साथियों के लिए भी बहुत सारे विशेष इनोवेटिव स्कीम्स मोदी जी की सरकार द्वारा लाया गया है। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए आने वाले सालों में खर्च किए जाएंगे और 4 करोड़ युवा भाई बहनों को इसका लाभ मिलेगा। इसमें 3 स्कीम्स विशेष रूप से जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में जो जॉब इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्रमोट करने की दृष्टि से लाए गए हैं। इसमें पहली बार जो ये फो में जो रजिस्टर्ड होगा ईपीएफओ में, उसमें उसके लिए विशेष इंसेंटिव स्कीम है, जैसे 15,000 रुपये प्रति पहले माह उनको प्रदान करना। इसके तहत 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। नए ईपीएफओ में जो रजिस्टर होंगे उसमें एम्प्लॉयर को 3,000 रुपीज़ पर मंथ, नए युवा को जॉब देने पर 3,000 रुपीज़ पर मंथ ईपीएफओ का लाभ दिया जाएगा, जिसमें 50 लाख युवाओं को इससे जॉब क्रिएशन में मदद मिलेगी। स्किलिंग के लिए 7.5 लाख रुपए। तो छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री को आप सुन रहे थे और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री जी बता रहे थे कि युवाओं को कैसे लाभ है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। वो अपने मुताबिक इस बजट की बड़ी बातें डिस्क्राइब करते। एक बार फिर से हम अपने साथी दुष्यंत पाराशर के पास चलेंगे। स्टूडेंट्स के साथ में वे मौजूद थे। स्टूडेंट से आप बात कर रहे थे दुष्यंत, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। युवाओं के रोजगार पर एक बड़ा फोकस है, उनके स्किल के ऊपर बड़ा फोकस है, बात कीजिए। बिल्कुल, स्किल्ड करने का यहाँ पर प्रयास मोदी सरकार की ओर से किया जा रहा है स्टूडेंट्स को, कि वो स्किल्ड हो और फिर उनको नौकरी भी मिल सके, उनका भविष्य जो है बन सके। कई सारी घोषणाएं स्टूडेंट्स के लिए की गई, इंटर्नशिप की घोषणा की गई है, नौकरी मिल सके उसको लेकर की गई। 500 से ज़्यादा कंपनियाँ होंगी जिनमें नौकरियाँ जो है छात्रों को मिल सकेंगी। स्किल्ड छात्रों को पहले स्किल्ड करेंगे, फिर उनको नौकरी भी देंगे, स्टाइपेंड भी देंगे इस दौरान। देखिए, फिर से सरकार ने छात्रों को और युवाओं को झुंझुना पकड़ा दिया है कि कहीं ना कहीं अगर सरकार नई नौकरियां देने की बात कर रही है, स्टाइपेंड देने की बात कर रही है, तो पहला सवाल तो ये उठता है कि जो 5-5 लाख 10-10 लाख पद खाली हैं जो रेलवे में, डिफेंस में, उनका क्या होगा? एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप मुझसे बोल रहे हो कि आप मुझे 5,000 रुपये दोगे और एज ए स्टाइपेंड, तो मैं अपना ज़िला छोड़ के किसी और ज़िले में जाके 5,000 का वो इंटर्नशिप करने जाऊंगा, जो कि इतनी महंगाई में संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं युवाओं के साथ फिर से छलावा करने का ये सरकार ने पूरा प्रयास किया, प्रयत्न किया है और आगे भी ये करती ही रहेगी, क्योंकि इससे हमें कोई उम्मीद नहीं है। बिल्कुल, देखिए स्टूडेंट्स के लिए जिस तरीके से देखिए ये भी घोषणा की गई है कि जो लोन है वो बहुत कम दरों पर स्टूडेंट्स को मिल सकेगा। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स इसको सही नहीं मान रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे स्टूडेंट्स? देखिए, पूरे देश में लगभग 1 करोड़ छात्र हैं और शिक्षा पे जो खर्चा हुआ है वो 1.48 लाख करोड़ का है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर 10 लाख लोन वो देने के लिए छात्रों के स्किल्ड के लिए बजट में बात कर रहे हैं, तो एक बहुत ही छोटी रकम है और बहुत ही छोटे जो है रेंज पे रखा जा रहा है। ये पढ़ाई के लिए? हाँ, पढ़ाई के लिए ही। और मेरा ऐसा मानना है कि इसमें जो है सरकारी संस्थानों में जो नौकरी है जो पढ़ाई के बाद होगी उसे भी सुचारू रूप से चालू किया जाए, रिक्त पदों को भरा जाए, जिससे कि रेवेन्यू दोबारा से जनरेट होगा, तो बजट अगली बार जो है शिक्षा पे ज़्यादा खर्च किया जाएगा। हम शुरुआत से ये कहते आए हैं कि बजट शिक्षा पे जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, और अभी जो बजट पूरे देश में पेश हुआ है, क्या वो यहाँ का 10वां हिस्सा है? अगर मैं युवा के तौर पर बात करूँ तो GST 15% जो है मेडिकल फील्ड में लागू है, चाहे वो मेडिसिन की बात हो, चाहे सर्जिकल इक्विपमेंट की बात हो, तो इसे इन पे ध्यान देना चाहिए था।
बजट से तो हम थोड़ा बहुत देखा जाए तो खुश हैं, लेकिन पूरी तरह से चलिए ये यूथ की प्रतिक्रिया आप देख रहे हैं, जो कहते हैं कि उनको रोजगार को लेकर खाली नौकरियों पर पद भरने का इंतजार था, लेकिन उनको इंटर्नशिप को लेकर, लोन को लेकर प्रबंध है। अच्छा तो है लेकिन पर्याप्त युवा नहीं मानते। इस वक्त हम चलेंगे अपने सहयोगी स्टार के पास में। स्टार जैन रायपुर से जुड़े हुए हैं और छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स की प्रतिक्रिया का हमको इंतजार रहेगा। स्टार बताएं। देखिए, बजट आ चुका है और सीधा मैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश कर दिया है। किस तरीके से उद्योगपति जो है वो बजट देखते हैं। चेंबर में मौजूद है, चेंबर के अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या प्रतिक्रिया आपकी, बजट किस रूप से देखते हैं? देखिए, अच्छा और काफ़ी संतुलित बजट है ये, क्योंकि इंफ्रा में काफ़ी अच्छा जोर दिया गया है और इंफ्रा जब बढ़ता है तो डिमांड क्रिएशन होता है। और स्पेशली जो 2 करोड़ एडिशनल घर बनाने की जब बात हो रही है, तो जब घर की बात होती है तो लगभग 150 से 200 ट्रेड जुड़े होते हैं। कोई प्लम्बिंग वाला होता है, कोई कलर पेंट वाला होता है, तो इस पे करीब 150-200 ट्रेड में बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। प्लस जो इंफ्रा में बजट बढ़ा है उसका भी फ़र्क पड़ेगा। और उन्होंने जो एक्सपोर्ट के लिए जो उन्होंने कुछ ड्यूटी में कुछ रिडक्शन दिए हैं, उसमें बहुत संभावना एक्सपोर्ट की बढ़ेगी और काफ़ी टारगेट चल रहे हैं कि हर प्रदेश से, स्पेशली छत्तीसगढ़ से एक्सपोर्ट कैसे बढ़ सकता है। और जो सैलरीड लोग हैं उनके लिए भी जो उन्होंने जो स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया है, इसमें तरलता में कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, मुद्रा लोन जो हमारे छोटे व्यापारी को जो पैसा नहीं मिलता है, उनके लिए जो 10 लाख की सीमा को 20 लाख कर दिए हैं, वो बहुत ही स्वागत योग है। और इसमें मैं समझता हूँ छोटे व्यापारियों का बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट होगा। और किसी भी देश की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो एमएसएमई ट्रेड होता है, और एमएसएमई के लिए अगर लोन अरेंज करके दे रही केंद्र सरकार, तो मैं समझता हूँ कि ये अगला जो समय आने वाला, बहुत अच्छा समय आने वाला। ट्रैवल टूरिज्म के हिसाब से देखें 2047 नई पहचान कायम करेगा। ये बजट मध्य प्रदेश को भी अपने विकास के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए मौका देगा। विकसित भारत में ही विकसित मध्य प्रदेश की संभावना भी छिपी हुई है। इस नाते से मैं पूरे बजट की अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। चलिए, तो हमने मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की प्रतिक्रिया सुनी और स्टार के पास फिर आपको लिए चलते हैं। स्टार, आप बातचीत कर रहे हैं, कंटिन्यू रखें। अमाउंट रखा गया है। जो भी यूनिट सिक की कतार पे जा रही है उनके लिए एक एक्स्ट्रा लोन की सीमाएं ओपन हो गई है, तो एमएसए के लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। जो आज मध्यम वर्गीय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, इनके लिए बहुत अच्छा एक मतलब व्यवसाय करने के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिला है। चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पेशे से, क्या लगता है, आपने पूरा बजट सुना है, किस दिशा में जा रहा है बजट? सर, जैसे देखेंगे कि जो मोदी सरकार की पिछले जितने भी बजट आए वो हमेशा लॉन्ग टर्म बेसिस पे रहे हैं, ताकि उसका लॉन्ग टर्म बेसिस पे हमको बेनिफिट मिल सके। इस बार भी जो फोकस किया गया है वो हर तबके को कवर किया गया है, ताकि उन सबको बेनिफिट मिले, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे वो मध्यम वर्ग के हो, चाहे वो इंफ्रा हो। इंफ्रा में भी एक अलग से फंड रखा गया है, चाहे वो 2 करोड़ नए आवास योजना लाई जाएंगी या परियोजना लाई जाएंगी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। इसके अलावा जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मध्यम वर्गों के लिए वो भी बढ़ाया गया है, और जो कैपिटल गेन पहले 1 लाख था उसको 1.5 लाख किया गया है, जिसका एक अलग से प्रभाव पड़ेगा। क्या लगता है, मतलब ये विन विन सिचुएशन है या फिर किस हिसाब से देखते हैं ओवरऑल देखा जाए तो पर्सपेक्टिव के हिसाब से? सर, जैसे मैं आपको पहले ही बोला कि जो एक लॉन्ग टर्म बेसिस होता है कि लॉन्ग टर्म स्टार आपको थोड़ा सा रोकेंगे। शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री, उनको सुन लें, रिएक्शन सुन लें। गरीब, महिलाएं, युवा और मध्यम वर्ग के कल्याण पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। ये बजट इन सब वर्गों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा। ग्रामीण विकास और किसान की जिंदगी बदलेगा। किसान की दृष्टि से अगर देखें तो इसमें सभी पक्षों पर ध्यान दिया गया है। उत्पादन बढ़ाना, क्योंकि लाभ तब होगा जब उत्पादन बढ़ेगा। उसके लिए फल, सब्जी और अनाज की 109 नई वैरायटी बीज की वो जा जाएगी, जो जलवायु अनुकूल होगी और ग्लोबल वार्मिंग के इस खतरे में चाहे ज्यादा तापमान हो या कम पानी हो, अच्छा उत्पादन देंगे।
न केवल उत्पादन बढ़ाने की बात है, अपितु लागत घटाने के प्रयत्न भी इस बजट में हैं। किसान को किसान क्रेडिट कार्ड हो या सस्ता ऋण हो उस पर, उसके कारण किसान की लागत घटेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान जैसी योजना से जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनकी लागत में कमी आएगी। इनपुट डालने का मौका इस राशि से उनको मिलेगा। तो देश के कृषि मंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान को हमने सुना, उनकी प्रतिक्रिया है और वो भी लाभ गिना रहे हैं कि किस किस तरह के लाभ हैं। अभी स्टार चेंबर से बात कर रहे थे, लेकिन हमारे सहयोगी एक बिलासपुर से भी काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, जितेंद्र थवायत, उनका रुख करेंगे। कर्मचारियों के साथ आप मौजूद हैं। जितेंद्र, क्या रिएक्शन है कर्मचारियों का इस बजट को लेकर? बिल्कुल पुनीत, देखिए केंद्रीय आम बजट आ गया है और बजट आने से पहले भी हमने कर्मचारियों की जो उम्मीदें थी उस पर बात की थी। अब जब बजट आ गया है, हमारे साथ कर्मचारी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है जो बजट पेश हुआ है, क्या कुछ देखते हैं कर्मचारियों के लिए, क्या है बजट में? कर्मचारियों के लिए जो बजट तो मामूली राहत है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वैसे ही स्थिति है जो कर्मचारी का सोच था। हम लोग एक सोच था कि कर्मचारियों को एक बड़ी राहत मिलेगी इनकम टैक्स पर, वो छूट नहीं है। क्योंकि जैसा हम लोग चाह रहे थे कि कम से कम स्लैब बढ़ेंगे, उसके टैक्स का जो है रिपीट आएगा, लेकिन ऐसा कोई रिपीट नहीं है। एक मामूली बढ़त आई, जो अंत है कर्मचारियों को वही टैक्स वहीं पर ही भरना पड़ेगा, उनको कोई राहत नहीं मिला है। साथ ही कर्मचारियों को एक बड़ी राहत था कि कम से कम जो उम्मीद था कि जो ओपीएस था वो लागू होगा कुछ वो, लेकिन उस पर भी किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया गया, जो कर्मचारियों के निराशा है। क्या लगता है टेट डिडक्शन को लेकर या फिर ओपीएस को लेकर आप लोग बात कर रहे थे, पेंशन को लेकर क्या कुछ उम्मीदें थी और किस तरह से बजट में अब चीज़ें हैं आप लोग के लिए? इस बढ़ती हुई महंगाई दौर में हमारे कर्मचारी जगत को बहुत बड़ी उम्मीद थी सेंट्रल बजट से, लेकिन आज की बजट जो प्रस्तुत किया गया लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा, उसमें कर्मचारी जगत को निराशा ही हाथ लगी है। हम ये बहुत सारी मीडियाओं में भी आ रहा था कि ओपीएस लागू किया जाएगा इस गवर्नमेंट के द्वारा, उसको भी लागू नहीं किया गया। पुरानी पेंशन योजना भी लागू किए जाएंगे। स्टैंडर्ड मानक कटौती में जो मात्र 25,000 की बढ़ोतरी की गई है, उसके लिए भी आ रहा था कि लाख 1.5 लाख। इसी प्रकार से जो 1.5 लाख की कटौतियाँ होती है 80C की धारा के अंतर्गत, ईपीएफ, पीपीएफ, हाउसिंग लोन, उनमें भी किसी भी प्रकार के संशोधन नहीं किए जाने से निराशा ही हाथ लगी। इसके कारण क्या होता है कि कर्मचारियों को इन्वेस्टमेंट करने का भी मौका नहीं मिलेगा। इससे यदि इसमें बढ़ोतरी की जाती तो कर्मचारी बीमा में, ईपीएफ में, पीपीएफ में अपनी इन्वेस्टमेंट करता और उनको फायदा भी मिलती, और सरकार को एक इन्वेस्टमेंट के कारण जो रोजगार सृजन के बहुत सारे अवसर भी प्राप्त होते। लेकिन इस प्रकार के किसी भी प्रकार का विचार नहीं किए जाने के कारण आज पूरे प्रदेश के कर्मचारियों में निराशा व्याप्त है। आप किस तरह से देखते हैं बजट को, क्या कुछ है आप लोग के लिए? नहीं, कर्मचारियों को इसमें कोई विशेष राहत नहीं मिली है, और जो इनकम टैक्स का दायरा तो ज्यों का त्यों है, बस थोड़ा बहुत राहत मिला है, लेकिन फिर भी संतोषजनक नहीं है। और कर्मचारियों का जीआईएस राशि में बढ़ाना था, और हाउस रेंट का भी लाभ दिया जाना था, बढ़ाना था हाउस रेंट के लाभ को, वो भी नहीं बढ़ाया गया है। कुल मिला के मतलब विशेष कर्मचारियों को राहत नहीं मिला है। महिला कर्मचारी भी मौजूद हैं, क्या देखते हैं आप लोग? महिलाओं को तो बहुत उम्मीदें थी, बहुत सारी, कितनी उम्मीदें पूरी हुई? सर, हमारी कोई भी उम्मीद पूरी नहीं हुई। गृहिणी होने के नाते हम लोग को जो 2 वक्त तक खाना है, अगर वो हम लोग को सही से नहीं मिल पा रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है ऐसे बजट का, क्योंकि इंसान की बेसिक जो चीज़ है 2 वक्त का खाना है, ना तो गैस सिलेंडर में कमी हुई है भाव में, ना तो दाल आटे के भाव में कमी हुई है। चलिए, तो महिला कर्मचारी और सभी सामान्य कर्मचारी मानते हैं कि उनको अपनी बचत में एक बड़ा हिस्सा बचाने के लिए जो राहतें चाहिए उनको इस बजट में नजर नहीं आती। नवीन सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ में, चलिए उसके पहले देश के प्रधानमंत्री जी को सुन लें, वे भी कुछ कह रहे हैं। उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।
ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, ये बजट ये जो नया और पुराना उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बजट से छोटे व्यापारियों, एमएसएमईज को यानी कि लघु उद्योगों का उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है। इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और गति को भी निरंतरता मिलेगी। साथियों, रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बढ़ ये हमारी सरकार की पहचान रही है। आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। देश और दुनिया ने पीएलआई स्कीम की सफलता देखी है। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे। उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। हमें हर शहर, हर गांव, हर घर एंटरप्रेन्योर्स बनाना है। इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा। साथियों, हम सब लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। देश का एमएसएमई सेक्टर मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ है। एक प्रकार से एमएसएमई सेक्टर की ओनरशिप मध्यम वर्ग ही है और इसी सेक्टर से गरीबों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिलता है। छोटे उद्योगों की बड़ी ताकत, उस दिशा में हमारा अहम कदम है। इस बजट में एमएसएमईज के लिए ईज ऑफ क्रेडिट बढ़ाने वाली नई योजना का ऐलान किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम घोषणा की गई है।
ई कॉमर्स, एक्सपोर्ट हब्स और फूड क्वालिटी टेस्टिंग के लिए 100 यूनिट्स, ऐसे कदमों से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान को गति मिलेगी। साथियों, ये बजट हमारे स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए ढेर सारे नए अवसर लेकर आया है। स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड हो, एंजल टैक्स हटाने का फैसला हो, ऐसे कई सारे कदम इस बजट में उठाए गए हैं। साथियों, रिकॉर्ड हाई कैपेक्स इकोनॉमी का एक ड्राइविंग फोर्स बनेगा। 12 नए इंडस्ट्रियल नोड्स, देश में नए सैटेलाइट टाउन्स का विकास और 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांजिट प्लान्स, इससे देश में नए इकोनॉमिक हब विकसित होंगे और बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार बनेंगे। साथियों, आज डिफेंस एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड स्तर पर है। इस बजट में डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। आज पूरी दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है और भारत में टूरिज्म के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनी हैं। टूरिज्म क्षेत्र गरीब और मध्यम वर्ग के लिए कई अवसर लेके आता है। इस बजट में टूरिज्म क्षेत्र पर भी विशेष बल दिया गया है। साथियों, एनडीए सरकार ने पिछले 10 साल में ये सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे। इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी वृद्धि का फैसला लिया गया है। टीडीएस के नियमों को भी सरल किया गया है। इन कदमों से हर टैक्स पेयर को अतिरिक्त बचत होने वाली है। साथियों, देश के विकास के लिए भारत के पूर्वी क्षेत्र का संपूर्ण विकास पूर्वोदय के विजन द्वारा हमारे इस अभियान को नई गति, नई ऊर्जा मिलेगी। हम पूर्वी भारत में कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवेज, वाटर प्रोजेक्ट्स और पावर प्रोजेक्ट्स का निर्माण कर विकास को नई गति देंगे। साथियों, इस बजट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान है। अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम वेजिटेबल प्रोडक्शन क्लस्टर्स बनाने जा रहे हैं। इससे एक और छोटे किसानों को फल, सब्जियों, अन्य उपज के लिए नए बाजार मिलेंगे, बेहतर दाम मिलेंगे। तो दूसरी ओर हमारे मध्यम वर्ग के लिए फल, सब्जियों की उपलब्धता बढ़ेगी और परिवार के लिए पोषण भी सुनिश्चित होगा। कृषि क्षेत्र में भारत का आत्मनिर्भर बनना समय की मांग है। इसलिए दलहन, तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को मदद की घोषणा की गई है। साथियों, देश में गरीबी समाप्त हो, गरीब का सशक्तिकरण हो, इस दिशा में भी आज के बजट में प्रमुख घोषणाएं की गई है। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाना तय हुआ है। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान सेचुरेशन अप्रोच के साथ 5 करोड़ आदिवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा
ग्राम सड़क योजना 25,000 नए ग्रामीण क्षेत्रों को ऑल वेदर रोड से जोड़ेगी। इसका लाभ देश के सभी राज्यों के दूर दराज गांवों को मिलेगा। साथियों, आज का बजट नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया है। ये ढेर सारे नए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। ये बेटर ग्रोथ और ब्राइट फ्यूचर लेकर आया है। आज का बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के उस पूरी प्रक्रिया में कैटलिस्ट का काम करेगा। विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा। सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री इस बजट के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे छोटे किसानों की आय बढ़ेगी। 3 करोड़ नए घर देश में बनने वाले हैं, जिनका लाभ सीधे तौर पर जिनके अब तक मकान नहीं उन लोगों को मिलेगा। आदिवासियों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने का सरकार का संकल्प ये बजट पूरा करेगा। छोटे किसानों की आमदनी इस बजट में बढ़ाने को लेकर प्रावधान किए गए हैं। युवाओं को भी उन्होंने सरकार के फोकस में बताया और कहा कि इस बार नए युवाओं के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाए। 2047 विजन को आगे रखते हुए वित्त मंत्री जी और उनकी टीम ने बेहतर काम किया। तो देश के प्रधानमंत्री ने आज इस बजट को, जो आम बजट पेश किया, निर्मला सीतारमण का ये 7वां बजट है और मोदी 3.0 का ये पहला बजट है। और इसे IBC 24 एक पिज़्ज़ा बजट की श्रेणी में रखता है, क्योंकि इसमें सभी के लिए छोटे छोटे हिस्से इसमें आए हैं। इस पर आपने सभी की प्रतिक्रियाएं सुनी।